वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। यकीनन ये रियाया बादशाह को कत्ल कर देगी। मुसलसल जबर से असलम दिलों में डर नहीं रहते। सरगोदा के रहायशी मौलवी मोहम्मद असलम साहब इस शेर के खालिक हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मजमूआ कलाम तश्कील दिया था जिसका उन्वान उन्होंने रखा था आइए शाम होने वाली है। और ये किताब का उन्वान मुझे ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की अक्कासी करता हुआ नजर आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान दो ऐसे वाक़यात हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और इन दोनों वाक़यात की सियासत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असरात मुरतब होने वाले हैं। ख़ासतौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की रिहाई और जनाब रऊफ़ हसन साहब पर GNN चैनल के बाहर किए जाने वाला हमला, जिससे वो ना सिर्फ ज़ख्मी हो गए बल्कि उनको हॉस्पिटल ले जाकर उनकी गाल के ऊपर टांके भी लगवाने पड़े। ये दोनों वाक़यात इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर तलखी बढ़ती जा रही है और इस तलखी को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब की रिहाई के मामले को ही देखें तो ये सियासी मंजरनामे पर हलचल मचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। ख़ास तौर पर तख्ते लाहौर में जहां पर मुस्लिम लीग नून की हुक्मरानी है और वो इस रिहाई को एक ऐसे जाविये से देख रही है जो किसी भी तौर पर मौजूदा सेटअप के लिए जिसे हम कह सकते हैं कि सूदमंद साबित नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत पर रिहाई और ख़ासतौर पर उस मौके पर रिहाई कि जब उनकी ज़मानत पर रिहाई के ऑर्डर सामने आने के बाद 9 मई के 20 FIRs में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को नामजद कर दिया गया था और उसमें इस बात का इम्कान पाया जा रहा था कि इन मुकदमात में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी ताकि उनकी रिहाई मुमकिन ना हो सके। लेकिन अचानक रात को चौधरी परवेज़ इलाही साहब की इन मुकदमात में गिरफ्तारी डाले बगैर उनको रिहा कर दिया गया और वो रात को तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान ज़हूर इलाही पैलेस भी पहुंच गए और ज़हूर इलाही पैलेस पहुंचकर उन्होंने एक बयान भी जारी किया जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। और यही वो इम्कान है जो मुस्लिम लीग नून को और ख़ास तौर पर तख्ते लाहौर को परेशान कर रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। और यही सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या वाकई पाकिस्तान में सियासी खेल को तब्दील किया जा रहा है, और अगर सियासी खेल तब्दील हो रहा है तो फिर GNN के दफ्तर के बाहर जनाब रऊफ़ हसन साहब पर हमला क्यों किया गया। क्या ये दोनों वाक़यात दो मुख्तलिफ शख्सियात और दो मुख्तलिफ माइंडसेट्स को दो मुख्तलिफ पैगाम देने के लिए है? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इसी सवाल का जायज़ा लिया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गौर करें तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब 11 माह 20 दिन के बाद रिहा होकर आए हैं और उनके पॉलिटिकल स्टेचर से किसी को भी इनकार मुमकिन नहीं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सदर के ओहदे पर विराजमान थे और इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास पाकिस्तान तरीके इंसाफ में कोई ओहदा मौजूद नहीं है, कोई ओहदा मौजूद नहीं है। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त कोई जमाती पोजीशन नहीं रखते पाकिस्तान तरीके इंसाफ में, और यह नुकता बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि हालिया इंतखाबात जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में कराए गए जिसमें जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को पार्टी का चेयरमैन और जनाब उमर अयूब साहब को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया था, उन इंतखाबात में पार्टी के सदर के ओहदे पर इंतखाब हुआ ही नहीं था और पार्टी के सदर का ओहदा अभी इलेक्शन कमीशन के अंदर मंजूर ही नहीं हुआ और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आइन में इस हवाले से कोई तब्दीली ही नहीं की गई। लिहाजा चौधरी परवेज़ इलाही साहब की इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा होने के बावजूद कोई जुमाती जो है ना जिम्मेदारी उनके पास नहीं है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब को रिहाई के बाद कोई जमाती जो है वो ओहदा मिलेगा, कोई जमाती जिम्मेदारी मिलेगी? क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो हकीकी पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसमें जनाब आरिफ अलवी साहब हैं, उनके पास कोई जमाती ओहदा मौजूद नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनके पास कोई जमाती ओहदा मौजूद नहीं है। जनाब फवाद चौधरी साहब जिनको पाकिस्तान तरीके इंसाफ कबूल करने के लिए तैयार नहीं है या कम से कम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि फवाद चौधरी साहब इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा है, लेकिन वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ और ख़ास तौर पर साबिक स्पीकर जनाब असद कैसर साहब के साथ मुख्तलिफ तकरीबात के अंदर नज़र भी आए। ख़ास तौर पर उस तकरीब के अंदर जहाँ पर JUI ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 38 मुल्तान के जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे
ارادے کے خلاف ہونے والے الیکشن میں اپنے امیدوار کو وڈرا کرنا تھا، اور جناب فواد چودھری صاحب اس بات کا تاثر دے رہے تھے اس پوری ایکٹیویٹی میں کہ جناب وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی حصہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا کوئی اور ایسی پولیٹیکل پیش رفت ہونے جا رہی ہے جو چودھری پرویز الہی صاحب اور عارف علوی صاحب کے ساتھ ایک ایسے پولیٹیکل کریکٹر کو سامنے لے آئے جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کی پوری لائن اپ تبدیل ہو جائے؟ تو میرا جواب ہے ہاں، کہ ایک ایسی اور رہائی ہونے جا رہی ہے، اور مجھے اس بات کی انفارمیشن ملی ہے کہ اڈیالہ جیل میں موجود جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بھی اس بات کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی بہت جلد نہ صرف رہا ہو جائیں گے بلکہ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت کوئی عہدہ نہ رکھنے کے باوجود ایک اہم ترین فریضہ سر انجام دینے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب کی جماعت میں ہونے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہر طرح کا ربط رکھنے کے قائل ہیں، وہ ایک مرتبہ پھر نہ صرف فرنٹ پر آ رہے ہیں بلکہ فرنٹ پر آنے کے بعد وہ ممکنہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی باغ ڈور بھی سنبھالنے جا رہے ہیں، جن میں سے عارف علوی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، فواد چودھری صاحب اور جناب شاہ محمود قریشی صاحب یہ اہم ترین رہنما ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کی سیاست کے اندر ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی وکلا لیڈرشپ نہ صرف پس پردہ جاتی ہوئی پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آئے گی بلکہ ان کی جگہ پر پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور خاص طور پر معتدل پولیٹیکل لیڈرشپ وہ سامنے آتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن یہاں پر بھی ایک امپورٹنٹ پیچیدگی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی کو بھی اتنا آگے نہیں جانے دینے کی اجازت دیتے جس سے خود ان کے مائنس ہونے کا امکان پیدا ہو جائے، لہذا اس آپشن کے اوپر ہمیں میرا خیال ہے کچھ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی رہائی بہت ہی زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے، اور جن خدشات کا مسلم لیگ نون اظہار کر رہی ہے وہ خدشات اپنی جگہ پر بھی بہت زیادہ ویلڈ ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون اور چودھری پرویز الہی، شریف فیملی اور چودھری پرویز الہی صاحب کے درمیان 36 کا آنکڑا ہے، اور مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی رہائی کسی خاص مقصد کے لیے ہے اور ایک اشیرباد کے تحت ہے، لہذا وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی اس رہائی اور ان کے ممکنہ طور پر پنجاب کی پولیٹکس پر اثر انداز ہونے کی کیپیسٹی کو محسوس بھی کرتی ہے، اور ان کو اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی پنجاب کی بیوروکریسی کے اندر پینیٹریشن بھی ہے، اور وہ اس بات کا احساس بھی کر رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی رہائی پنجاب میں مسلم لیگ نون کے سیٹ اپ کے لیے ایک دھچکا ثابت ہو سکتی ہے اگر چودھری پرویز الہی صاحب کو فریلی پولیٹکس کرنے دی جائے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر یہ سارے کا سارا ماحول کریٹ ہو رہا ہے؟ کیونکہ اگر ہم اس کشیدگی کو دیکھیں جو حالیہ دنوں میں سامنے آ رہی تھی، خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں پر دو اداروں یعنی عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت نہ صرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی بلکہ شدت اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ایسے سینیریو کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب کو رہا کیا گیا، اور اس رہائی کے لیے اگر میں آپ کے سامنے جناب فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ رکھوں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سامنے پوری کی پوری پکچر ہی واضح ہو جائے گی، اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ممکنہ طور پر مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب کی رہائی کے بعد ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی رہائی ایک بہت ہی خوش آئند عمل ہے، اور پھر انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی رہا ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کی رہائی کے بعد پولیٹیکل ٹیمپریچر میں نہ صرف کمی آئے گی بلکہ بہت ہی زیادہ بہتری کی امید ہوگی، کیونکہ اس کے نتیجے میں انگیجمنٹ بڑھے گی، اور انگیجمنٹ بڑھنے کے بعد مفاہمت کے راستے پر آگے بڑھنا ممکن ہوگا، اور اگر بہتری لانی ہے تو اسی عمل سے کشیدگی کو کم کر کے، پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کر کے ہی بہت زیادہ بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اور فواد چودھری صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب اس کا فیصلہ ان تمام قوتوں نے کرنا ہے، ان تمام جو ہے کرداروں نے کرنا ہے جو اس پورے کے پورے سیٹ اپ کے حقیقی خالقین ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جس بات کا ماضی میں بھی اظہار کرتے رہے کہ پاکستان تحریک انصاف ڈائیلاگ نہیں کرے گی، یا پاکستان تحریک انصاف ان تمام لوگوں کے ساتھ جو اس
वक्त फॉर्म 47 की पैदावार हैं, इनके साथ किसी भी तरीके के साथ निगोशिएशन नहीं करेगी, बल्कि वो ये चाहती है कि वो बशमूल मौजूदा पॉलिटिकल कैरेक्टर्स और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ इंगेजमेंट करे, और इंगेजमेंट के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तैयार है। तो ये जो इंगेजमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। मारूफ एंकर जनाब अजमल जामी साहब ने एक कॉलम तहरीर किया है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस कॉलम में जनाब अजमल जामी साहब ने इसी बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, और जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब के साथ हार्ड लाइन लेने के बावजूद भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेजमेंट के कायल हैं, वो लोग अगर फोर फ्रंट पे आएंगे तो फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो दूरियां हैं और मौजूदा सेटअप के आगे बढ़ने के जो इम्कानात हैं वो बढ़ जाएंगे। और इस हवाले से जो है अजमल जामी साहब का ये कहना था कि ये जो इंगेजमेंट है ये इनफैक्ट आगे बढ़ने का एक रास्ता है, और जब तक इंगेजमेंट नहीं होगी तब तक आप एक मुफाहमत के ऊपर नहीं पहुंच सकते। लिहाजा अगर इंगेजमेंट करना ज़रूरी है तो फिर उस इंगेजमेंट का अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो मुफाहमत की सूरत में ही निकल सकता है। लिहाजा हमें इस मुफाहमत की तरफ पेशकदमी करनी चाहिए। अब ऐसे लग रहा है जैसे इसी मुफाहमत की तरफ पेशकदमी के लिए इंगेजमेंट का बंदोबस्त किया गया है। चौधरी परवेज इलाही साहब की रिहाई उसी इंगेजमेंट का एक हिस्सा है जिसका इजहार फवाद चौधरी साहब की तरफ से किया गया ताकि पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम किया जाए। अब इस पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करने के लिए जहां पर चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो जमाती पोजीशन ना रखने, मैं बार बार इस बात का इजहार कर रहा हूं कि चौधरी परवेज इलाही साहब के पास इस वक्त कोई जमाती पोजीशन नहीं है, और जमाती पोजीशन ना होने पर चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के साथ या मौजूदा सेटअप के साथ इंगेजमेंट को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बहुत आसानी के साथ डिसोन कर सकती है, ये कहते हुए कि जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब के पास तो कोई जमाती ओहदा नहीं है, अगर वो कोई मुलाकातें कर रहे हैं तो वो ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं, और इसके नतीजे में चौधरी परवेज इलाही साहब अपनी सियासी सूझबूझ और अपनी जो जिसे हम कह सकते हैं म्याना रवि के ज़रिए वो मुख्तलिफ सियासी पेशरफ्त कर सकते हैं, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। अगर चौधरी परवेज इलाही साहब की 11 माह और 20 दिन के बाद रिहाई के बाद उनकी तरफ से जारी किए जाने वाला ट्वीट, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें वो अपनी अहलिया और फैमिली मेम्बरान के हमरा एक पिक्चर के साथ एक पोस्ट शेयर करते हैं, और इस पोस्ट में वो इस बात का इजहार करते हैं कि अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, मुझे सुरखरू किया, अल्लाह पाक ने मुझे हौसला दिया कि मैं साबित कदम रहूं। मैं उन जजों को मशकूर हूं जिन्होंने हक और सच का साथ दिया और मुझे रिहाई मिली। इन सब लोगों को मशकूर हूं जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की और मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। गुजरात के लोगों के साथ बहुत ज्यादतियां और जुल्म हुआ, गुजरात में हमारा मैंडेट तक चुराया गया। शुजात साहब के बच्चों से उस वक्त तक कोई बात नहीं होगी जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं होगा। गुजरात में जिन लोगों के साथ ज्यादतियाँ हुई वो जब तक माफ़ नहीं करेंगे तब तक उनसे कोई बात नहीं होगी। मुझे पकड़वाने में और मेरे साथ ज्यादती करने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार मोहसिन नकवी का रहा है। मैं इमरान खान के साथ था, हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा। इसके अंदर इस पैगाम में भी चौधरी साहब ने एक जानिब अपनी पोजीशन को वाजे किया तो दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ पॉलिटिकल इंगेजमेंट की विंडो को ओपन रखा, ये कहते हुए कि चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ तो बातचीत होगी लेकिन चौधरी शुजात के साहबजादों के साथ उस वक्त तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक वो गुजरात का मैंडेट हमें वापस नहीं कर सकते, क्योंकि कैसरा इलाही साहिबा को चौधरी शुजात के साहबजादों ने ही हराया था। लिहाजा एक यहाँ पर एक ये रिफ्ट अपनी जगह पर मौजूद है। अगर दूसरी सूरत हाल में ये जो डिस्कनेक्ट है ये आगे बढ़ता है तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे आने वाले दिनों के अंदर चौधरी परवेज इलाही साहब पॉलिटिकल फ्रंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह मैंने गुफ्तगू के आगाज में आपसे कहा कि मुसलसल जब्र से असलम, दिलों में डर नहीं
नहीं रहते, ये वाली सिचुएशन भी पैदा होती हुई नजर आ रही है। कोई भी जी शऊर शख्स, कोई भी ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के सियासत के अंदर अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े का कायल है, वो जनाब रऊफ़ हसन साहब जो कि फवाद हसन फवाद साहब के हकीकी भाई हैं, उनके ऊपर किए जाने वाले मुजरमाना अटैक को पसंद नहीं कर सकता। अटैक सियासी वर्कर, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो PTI का हो, चाहे वो JUI का हो, चाहे वो जमात इस्लामी का हो, हर एक पॉलिटिकल वर्कर जो है हमारी आंखों का तारा होना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिनकी जद्दोजहद, और सियासी जद्दोजहद से मैं तशद्दुद की बात नहीं कर रहा, सियासी जद्दोजहद से ही सियासी जमातें परवान चढ़ती हैं और सियासी फलसफे आगे बढ़ते हैं और उसी के जरिए सियासी मुकालमे की बुनियाद बनती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ मुकालमे का जो दरवाज़ा है वो ना सिर्फ बंद कर दिया गया है, बल्कि मुकालमे की जगह पर बहस, और बहस भी ऐसी जो तकरार में तब्दील हो जाए, वो रविश आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। जनाब रऊफ़ हसन साहब के सियासी फलसफे से इख्तलाफ किया जा सकता है। जनाब रऊफ़ हसन साहब की तरफ से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एजेंडे को आगे लेके जाने के लिए जजेस पर तनकीद पर भी तनकीद की जा सकती है, लेकिन ये कोई तरीका कार नहीं है कि जनाब आप जो है वो 3-4 टुकड़ियों के अंदर लोगों को खड़ा कर दें, और अगर आप उनकी वीडियो देखें, CCTV फुटेज देखें और उसके साथ साथ मोबाइल कैमरा से बनी हुई वीडियो देखें, तो आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि रऊफ़ हसन साहब बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके बाहर निकलते ही वो जो लोग कैमरा, मोबाइल फ़ोन के ऊपर कैमरा ऑन किए हुए बैठे हैं, उनको इस बात का पता होता है कि जनाब ये जो है हिजड़े, इन्होंने जाकर अटैक करना है रऊफ़ हसन साहब पर, और वो उसकी फिल्म बंदी कर रहे होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि यार आप लोग जानते बूझते जो है आपको इस बात का अंदाज़ा है कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम उसके बाद खामोश होकर बैठते हैं। ये एक अजीब सी रविश है। सब लोग देखते हैं कि जनाब जब एक हिजड़ा आकर रऊफ़ हसन साहब को रोकता है, दूसरा जिसने चादर ली होती है, इस महीने के अंदर तपती हुई गर्मियों में चादर ओढ़ के आता है, रऊफ़ हसन साहब पर अटैक करता है, रऊफ़ हसन साहब को पीटता है, और आगे से ऑडियो के अंदर आवाज़ आ रही है कि मुझे तुमने गाली क्यों दी। रऊफ़ हसन साहब कहते हैं कि मैंने किसी तरह की गाली नहीं दी। फिर इसी दौरान फ्रेम के अंदर एक और बंदा एंटर होता है जिसने वास्कट पहनी होती है, हाथ में मोबाइल पकड़ के जनाब वो वीडियो भी बना रहा होता है। इसी दौरान वो झुकता है, जमीन से कोई चीज भी उठाता है, और फिर CCTV फुटेज और बिल्कुल सड़क के दूसरी तरफ से जो ओरिजिनल कैमरे से बनी हुई तस्वीरें हैं, जो वीडियोस हैं, वो पूरी की पूरी सिचुएशन को इस तरह एक्सपोज करते हैं जिससे इस बात का अंदाजा होता है कि जनाब ये सब कुछ एक प्लान्ड एक्टिविटी थी। ना सिर्फ ये, बल्कि इस्लामाबाद में ही एक न्यूज के बाहर एक दिन पहले, यानी इस वाकये के 24 घंटे पहले भी इसी तरह का एक वाकया रूनमा होता है, जब रऊफ़ हसन साहब वहां पर भी एक टॉक शो से शिरकत करते हुए बाहर निकलते हैं। इसकी भी CCTV फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है। वहीं पर जनाब रऊफ़ हसन साहब गाड़ी में बैठने लगते हैं तो उनको रोका जाता है, उनके साथ तकरार होती है, लेकिन इस दौरान रऊफ़ हसन साहब गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और लेके निकल जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, इसको आप जो मर्जी रंग देने की कोशिश करें कि जनाब मैंने देखे मुख्तलिफ सोशल मीडिया पोस्ट जहां पर मुख्तलिफ अंदाज से चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस तरह के वाकयात, इस तरह की सूरत हाल, ये किसी भी तौर पर ऐसी नहीं है जिसकी सताइश की जा सके, जिस पर तालियां बजाई जा सके। मेरा ये मानना है कि सियासत को सियासत मैदान के अंदर सियासी अंदाज से ही चीज़ों को टैकल करना चाहिए। तशद्दुद चाहे वो हिजड़े करें या चाहे कोई और करे, तशद्दुद की किसी भी तौर पर एक मुहज़्ज़ब जमहूरी मुआशरे की में गुंजाइश ना होती है, ना ही होनी चाहिए, और ना ही इसका कोई जवाज़ इस अमल का मिलता है। पुलिस को चाहिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए, और सबसे बढ़कर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और सबसे बढ़कर वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है कि इस वाक़े में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनके करैक्टर के ऊपर और उनकी जिम्मेदारियों के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर वो समझें तो अपने लगे जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।